जब कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित होती है, कोई अपराध कारित होता है और वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो पीड़ित होगा तो वह कहीं ना कहीं यह चाहेगा कि उसके साथ न्याय हो। और न्याय के लिए पहला कदम क्या होता है कि उस मामले की एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में संज्ञेय अपराध के लिए बताया गया है कि संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। और साथ ही साथ जो प्रथम अनुसूची में संज्ञेय के रूप में दिखाए गए हैं, तो ऐसे मामलों की एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज होती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में। एफआईआर का प्रावधान 154 सीआरपीसी में है। 154 सीआरपीसी के उपधारा 1 यानी 154(1) में जो प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध किसी के साथ हुआ है, संज्ञेय घटना हुई है कि वह संज्ञेय प्रकृति का अपराध प्रकट करती है, तो थाने का भारसाधक अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश करेगा कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। अगर वह सूचना मौखिक देता है तो उसको लिखित करके उससे हस्ताक्षर कराया जाए और उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन बहुत से मामलों में थाने का भारसाधक अधिकारी या थाने पर किसी व्यक्ति की या किसी पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 की धारा 3 के अंतर्गत जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष, चाहे व्यक्तिगत रूप से, वैसे प्रक्रिया तो यह है कि डाक द्वारा ही अपने साथ जो उसके साथ अपराध कारित हुआ उसका एक प्रार्थना पत्र डाक द्वारा प्रेषित करें, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित कर दें। लेकिन अगर वह व्यक्ति चाहे तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी प्रार्थना पत्र दे सकता है। और अब मान लीजिए अगर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर भाई जो व्यक्ति पीड़ित है वह कहीं ना कहीं तलाशेगा अल्टरनेट रेमेडी, जो भी अन्य विकल्प है उनकी तलाशेगा। और उस विकल्प में सबसे पहला विकल्प है कि जो आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि न्यायालय के माध्यम से ऐसी कोई एफआईआर जो आपके साथ कहीं ना कहीं संज्ञेय अपराध जो आपके साथ हुआ था उसकी एफआईआर न्यायालय के माध्यम से दर्ज कराई जाए। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वह अपनाई जाती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 की धारा 3 में, जिसे हम सीधे शब्दों में जानते हैं 156(3). अब 156(3) में आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था थाने पर, जो प्रार्थना पत्र आपने दिया था पुलिस अधीक्षक को, तो उस प्रार्थना पत्र को आपने भेजा, अच्छी बात है, चाहे पर्सनली दिया मान लीजिए पुलिस अधीक्षक को, चाहे आपने डाक द्वारा भेजा। अगर डाक द्वारा आपने भेजा है तो आपको उसकी रसीद चाहिए, और अगर आपने पर्सनली दिया था तो भी आपको रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रसीद आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए नहीं भेजा है तो आप थाने के भारसाधक अधिकारी को भी और पुलिस अधीक्षक को भी डाक द्वारा प्रार्थना पत्र जो भी आप भेज रहे हैं डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते हैं और उसकी रसीद रखिए सुरक्षित। और फिर आप जाइए अधिवक्ता के पास अपने, जिसे भी आप अपना अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं, और उस अधिवक्ता के माध्यम से आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत जो आपका प्रार्थना पत्र था अभियोग पंजीकृत करने के लिए जो आपने पुलिस अधीक्षक को दिया था, उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन जाएगी 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय के पास, चाहे वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, चाहे अगर जिन राज्यों में स्पेशल कोर्टें हैं जहाँ पर सेशन कोर्ट को भी कुछ मामलों में, जैसे उत्तर प्रदेश में SC/ST एक्ट कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट है, हो सकता है आगे आने वाले समय में MP/MLA कोर्ट हो, इनको भी ऐसे मामले सुनने का अधिकार दे दिया गया है। तो आप वहाँ भी चाहे सीधे तौर पे वहाँ प्रार्थना पत्र आपको प्रेषित करना पड़ेगा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत। अब 156(3) सीआरपीसी में जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो जो भी मान लीजिए पीठासीन अधिकारी है जिस भी न्यायालय का, चाहे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो जिसके स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह जहाँ आपके साथ अपराध हुआ था वह थाना क्षेत्र आता हो, तो चाहे वो मजिस्ट्रेट हो और चाहे अगर वो मान लीजिए सेशन कोर्ट अगर है तो सेशन जज जो भी हो, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, तो आप जब प्रार्थना पत्र देंगे तो प्रार्थना पत्र पर थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है। तो सामान्यतः जब थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है तो उसमें एक लाइन का ही जवाब होता है कि कोई अभियोग इस मामले में पंजीकृत नहीं है। जो रिपोर्ट सीधी आनी चाहिए वो है, ये है कि कोई अभियोग इस मामले में पंजीकृत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस मान लीजिए चाहती कि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन तक कर डालती है और ये तो लिखेगी ही लिखेगी कि अभियोग पंजीकृत नहीं है, साथ साथ उस पूरे मामले का जो भी लेखा जोखा है कि ये घटना फर्जी प्रतीत होती है और इनके बीच में पूर्व से ये विवाद है या ऐसा है या वैसा है, जो कुछ भी उसमें है पुलिस अतिरिक्त कथन करके और न्यायालय को प्रेषित कर देगी रिपोर्ट। अब जब ये रिपोर्ट न्यायालय पहुंचेगी तो मान लीजिए फिर क्या होता है, फिर यह सारा मामला
डिपेंड करता है जो भी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है उसके विवेक पर। अगर वह चाहे तो वह फिर भी इसकी इतना कुछ लिखने के बावजूद पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर देगा कि थाने के भार साधक अधिकारी जो भी है वो एफआईआर इस मामले में दर्ज करे। और अगर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को यह लगता है कि नहीं, प्रथम दृष्टया जो ये मामला है ये कहीं ना कहीं ऐसा है जो कि किसी को परेशान करने वाला है, इसमें कोई अभियोग बनता नहीं है या केवल दूसरे किसी के अधिकारों को कहीं ना कहीं हनन करने वाला है, तो उस सिचुएशन में न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र को खारिज कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। अब अगर आपका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हो गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ऐसा प्रार्थना पत्र आपका खारिज हो जाता है 156(3) CRPC के अंतर्गत, तो आप उसकी रिवीजन फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। और अगर रिवीजन में भी आपका प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तो आप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 में हाई कोर्ट में आप उस मामले को, जो अंतर्वर्ती अधिकार है हाई कोर्ट का, आप उसमें इनहेरेंट पावर के अंतर्गत 482 CRPC उस मामले को आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि जो प्रार्थना पत्र आपका रिजेक्ट कर दिया गया, एफआईआर आपकी नहीं दर्ज हुई, वो गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। और अगर मान लीजिए मामला सेशन कोर्ट के पास है कि सेशन कोर्ट जैसे पॉक्सो कोर्ट या SC/ST कोर्ट के पास आपने प्रार्थना पत्र दिया था, और अगर ऐसी कोर्ट है आपका मामला जो भी प्रार्थना पत्र है 156(3) CRPC का खारिज करती हैं, तो आपको सीधे 482 CRPC में हाई कोर्ट में नहीं जाना है, आपको 397 401 CRPC के अंतर्गत हाई कोर्ट के समक्ष भी आपको रिवीजन ही फाइल करनी है। आप सीधे 482 फाइल ना कीजिए, या 482 फाइल करना कहीं ना कहीं आपके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि उसका अल्टरनेट एक विकल्प है 397 401 CRPC, जिसमें आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सीधा प्रोसेस है ये है। अब मैं एक पॉइंट और इसमें जोड़ देता हूँ। कभी कभी कोर्टें क्या करती हैं कि 156(3) CRPC में जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है, मान लीजिए पुलिस ने उस पर कुछ रिपोर्ट जो भेजी और न्यायालय उसमें ये पाता है कि नहीं, मामला ऐसा नहीं है कि जो कहीं ना कहीं किसी संज्ञेय अपराध का होना खारिज करता है, या उस प्रकृति का नहीं कि एफआईआर दर्ज की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी रिक्वेस्ट करने पर न्यायालय उस मामले को 190 CRPC के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर देती है कि कंप्लेंट के रूप में इस मामले को पंजीकृत कर लिया जाए। एक कंप्लेंट जो व्यवस्था की गई है परिवाद के रूप में मामले को पंजीकृत कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये है प्रोसेस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के अंतर्गत कि आपकी एफआईआर कैसे दर्ज कराई जाए। वैसे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, बहुत से बार कई लोग ऐसे हैं जो किसी प्रभाव से या किसी अन्य कारणों से किसी के विरुद्ध झूठी एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो वास्तविक कहीं ना कहीं पीड़ित हैं उनकी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और साथ साथ 156(3) CRPC में भी यही सिचुएशन होती है कि बहुत से लोग इस प्रक्रिया का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए वास्तविक पीड़ित जो होते हैं कभी कभी उनको न्यायालय से भी निराश होना पड़ता है। लेकिन फिर भी यह है कि जो हमारा तंत्र है, जो हमारी विधायी प्रक्रिया है या विधिक प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं फिर भी न्याय के लिए प्रेरित करती है, और हम सबको न्याय में या न्यायालय में या पुलिस में अपनी आस्था व्यक्त करनी चाहिए, आस्था के रूप में रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग मत कीजिए, किसी को परेशान करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए अनुचित रूप से आप इस प्रक्रिया का दुरुपयोग मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप पीड़ित होते हैं तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।